ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए पुनः शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में CBSE 2022 टू 2023 सेशन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में CBSE ने अपनी वेबसाइट पे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए सिंपल क्वेश्चन पेपर डाला था और आपको पता होगा कि इसी से रिलेटेड मैंने अपने YouTube चैनल पे कुछ क्वेश्चंस मैंने बना के अपलोड किया है, उसे भी आप देखें। आज मैं आपको सेक्शन C लिटरेचर पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2 का B क्वेश्चन की चर्चा आज मैं करूँगा। अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सेक्शन C लिटरेचर पोर्शन है और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के B नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ और इसे आप गौर से देखेंगे और मैं कोशिश करता हूँ जितना तक कि संभव हो सके उतना मैं आसान से आसान तरीक़ा से मैं आपको समझाऊं। और आपको पता होगा जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का B जब क्वेश्चन को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको पोएम से रिलेटेड है और ये पोएम फॉर अन्ने ग्रेगरी जो कि वो W.B. येट्स के द्वारा रचित है। W.B. येट्स के बारे में आप जानें कि W.B. येट्स का पूरा नाम विलियम बटलर येट्स था और इनके जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म 13 जून 1865 को सैंडी माउंट आयरलैंड में हुआ था। इनकी डेथ की जहाँ तक की मैं बात करूँ तो इनका डेथ 28 जनवरी 1939 को हुआ था और ये आयरिश नेशनलिस्ट थे और ये अपना शिक्षा लंदन और डबलिन में पाए थे और इनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? फोल्कलोर में। फोल्कलोर का मतलब होता है लोक साहित्य में और किस में? तो मिथोलॉजी में। मिथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था किसमें? लिटरेचर पोर्शन में। कब? तो 1923 में। अब आपको ये पता होगा ये जिसके बारे में आज अभी मैं आपकी चर्चा अपने YouTube चैनल पे करूँगा जो कि अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2 का B क्वेश्चन नंबर, ये और का क्वेश्चन नंबर में आप चल रहे हैं। अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो पोएम की लाइंस है, ये पोएम की लाइंस फॉर अन्ने ग्रेगरी एक पोएम है उसी से लिया गया है। और आपको पता होगा कि फॉर अन्ने ग्रेगरी एक पोएम है जिसमें 3 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजाज में 6 लाइंस हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जिस पोएम में कि जब भी आप स्टडी करते हैं, जिस भी पोएम की आप जब स्टडी करें, जब भी उसमें अगर 6 लाइंस वाले स्टेंजा को आप देखें तो उसे सेस्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये आपको पता होगा कि ये सेकेंड स्टेंजा है इस पोएम की जिसकी चर्चा अभी मैं करूँगा और इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी भी चर्चा मैं अभी करूँगा। तो अभी आप इसमें देखें कि कहता है कि बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर brown or black or carrot that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अभी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बातें आती है, इसमें जो पोएट हैं वो आखिर लिख करके ये बताना चाहते हैं कि अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस पोएम में एक यंग मैन और एक यंग वूमन के बीच क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। क्योंकि जब टेक्स्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड अ यंग वूमन। इसमें एक यंग मैन और एक यंग वूमन के बीच बातचीत है। नहीं, इसी में जो ये वूमन है, ये वूमन कहती है कि परंतु मैं बालों को डाई करवा सकती हूँ और उनका जो रंग है उनका भूरा, काला या गाजर जैसा भी करवा सकती हूँ ताकि मेरा जो प्यार है, प्यार मेरा निराश जो एक मेन है, दैट यंग मेन, जो यंग मेन है वो निराशा में कभी न जाएं ताकि वो मुझे मेरे लिए प्यार हमेशा के लिए कर सके, नहीं कि मेरे बालों को। एंड नॉट माई येलो हेयर, वो अपने आप को हमेशा कहती है कि मेरे बाल से उनको कुछ नहीं लेना देना, मुझे वो केवल अपने आप से ही मुझे केवल प्यार करे, नहीं कि वो मेरे बाल को। क्लियर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे लवर बिलवड के रिश्ते में बहुत ही मिठास आती है, नहीं कि खटास आती है। इसी के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश करा है।
अब यहाँ जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन की ओर चलूँ तो आपका क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। आखिर पोएट्स का टोन इन एक्सट्रैक्ट में क्या है? थॉटफुल है, अथॉरिटेटिव है, या एजिटेटेड है, या इंसल्टिंग है, या आर्ग्यूमेंटेटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो टोन है पोएट का वो टोन है एजिटेटेड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। क्लियर? तो एजिटेटेड और आर्ग्यूमेंटेटिव जिस ऑप्शन में है उसी को आप सही माने, अर्थात 3 and 5। क्लियर? तो यही आपका सही ऑप्शन के तौर पे चला जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एजिटेटेड मतलब क्या होता है। एजिटेटेड मतलब होता है थोड़ा सा उकसाना। क्लियर? और एक जो आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है कि तर्कसंगत किसी बातों को बताना। क्लियर? इस रूप में आप सही ऑप्शन के तौर पे आप चलें तो सही ऑप्शन के तौर पे आप 3 और 5 को ही आप लगाएं। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट कॉजेज द यंग मैन टू डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। आखिर यंग मैन जिसके बारे में डिस्पेयर के बारे में जो बातें आती है, आखिर उसका कारण क्या है इस एक्सट्रैक्ट के मुताबिक? आखिर ये क्या कारण बताता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जब मैं अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मतलब है, इसका कहता है क्या कि जो कोई भी इंसान जब अगर लव में होता है तो इंसान थोड़ा सा नर्वस होने लगता है, इंसान बिल्कुल निराश होने लगता है। इससे के लिए मतलब क्या हुआ कि बीइंग होपलेसली इन लव, नहीं, या द अनसर्टेनली इन लव, या अनश्योरिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ देयर अफेक्शंस। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि जब वो लव में, जब होपलेसली के रूप में जब इसको देखने की बात आती है, बिल्कुल एकदम होपलेस हो जाता है इंसान प्यार में, उस समय के लिए बातें आती है, उसी समय इंसान बिल्कुल निराश हो जाता है। जब आप अगर जानते हैं कि जब किसी से आप एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो जब आपकी जब एक्सपेक्टेशन जब पूरा नहीं हो पाता, उसी समय आप किधर चले जाते हैं? डिस्पेयर में चले जाते हैं। और यहाँ डिस्पेयर का मतलब क्या है? निराश होने से है। क्लियर? तब चाहे तो इसको लिख सकते हैं बीइंग होपलेसली इन लव या द अनसर्टेनली इन लव। क्लियर? इस रूप से आप चाहे तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि इसको एक और तरीका से चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अनश्योरिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ देयर अफेक्शंस। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ। यहाँ कहता है कि आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर द स्पीकर्स नीड टू कलर हर हेयर एज पर द एक्सट्रैक्ट। अब आखिर ये इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्पीकर्स जो बोलते हैं, अर्थात जो वुमन है वो कहती है, आखिर वो अपने बाल को रंगना, उसको डाई करना के पीछे उसका रीज़न क्या है? आखिर उसे आप पहचानें। आखिर वो अपने बाल को रंगने से संबंधित उसको आखिर क्या आवश्यकता है इस एक्सट्रैक्ट के मुताबिक? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो बात है वो क्या है। डी ऑप्शन पे आप चलें सीधा। हर कन्विक्शन दैट सी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड। इसका मतलब ये हुआ, कन्विक्शन का मतलब होता है पूर्ण विश्वास या दृढ़ विश्वास। उसकी जो पूर्ण विश्वास है वो क्या है कि सी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड, क्योंकि वो आंतरिक रूपों से सुंदर है। सी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड, नहीं कि वो आंतरिक रूपों से क्या है, वो सुंदर है। सी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड। और मैं बार बार कहता हूँ कि ब्यूटी अगर इनसाइड है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ब्यूटी केवल अगर बाहरी रूप से ही अगर है, अगर आउटसाइड ही है केवल, तो उस ब्यूटी की कोई मतलब नहीं होती। क्लियर? इस रूप से अगर मैं बात करूँ तो ब्यूटीफुल कभी इनसाइड होनी चाहिए, नहीं कि कभी आउटसाइड की ओर। क्लियर? तो सही ऑप्शन के तौर पे आप इसको क्या माने? ऑप्शन नंबर डी को सही ऑप्शन के तौर पे माने कि हर कन्विक्शन दैट सेज ब्यूटीफुल इनसाइड। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूँ। कहता है कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द स्पीकर्स हेयर। अब कहता है कि इस जो एनालॉजी दिया गया है स्पीकर्स हेयर के बारे में, तो उसे आप कंप्लीट करें। जैसे कि येलो के बदले अभी यहाँ ब्लॉन्डी वर्ड दिया। ब्लॉन्ड मतलब ही होता है सुनहरे बाल या सुनहरे बालों वाली, गोरे या शरीर व नीली आँख वाली स्त्री को भी हम ब्लॉन्डी के नाम से जानते हैं। आखिर ये पता चला कि येलो से लगभग उसके नज़दीकी वर्ड ब्लॉन्डी है। उसी प्रकार से कैरेट से रिलेटेड कौन से वर्ड आएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑरेंज या रेड। क्लियर? ऑरेंज या रेड वर्ड दोनों में से किसी एक को चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो येलो, ब्लॉन्ड, उसी के जस्ट बगल में ये ऑरेंज या रेड वर्ड आप लगाएं। क्लियर?
इस रूप से आप इसमें लिख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी आपका कुछ अगर दिमाग कुछ एक्स्ट्रा काम करता है उसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑरेंज या रेड दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, ऑरेंज या रेड। क्लियर, क्योंकि जो उसका कलर होता है कैरेट का, जो कि आप तो जानते ही हैं। नहीं, अब मैं दूसरे की बात करूं कि उसी के सिमिलर होना चाहिए, कैरेट के सिमिलर लगभग जिसका कलर है उसी कलर से रिलेटेड आपका होना चाहिए, भले वो ऑरेंज हो या भले ही वो रेड हो। नहीं, अब मैं दूसरे की बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, कहता है क्या कि सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर एज लाइन 2 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। क्लियर, अब कहता है कि सही रूप से इसमें आप सेंटेंस को सेलेक्ट करें जो कि लाइन 2 एक्सट्रैक्ट का जो लाइन 2 है, आखिर उसमें सेट का मतलब क्या है, सिमिलर मैनर उसके रूप में क्या है, इस रूप से आप समझें। क्योंकि आप टेक्स्ट में देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसका सेकेंड लाइन ही है ये, बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। नहीं, कहता है ना कि परंतु मैं बालों को डाई करवा सकती हूँ, आखिर मैं उस प्रकार से कलर भी उसको हम सेट करवा सकती हूँ, भले ही वो ब्राउन है या ब्लैक है या कैरेट है। नहीं, ये अपनी बात वो वुमन कहती है। तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर इसमें क्या लगाएंगे आप। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहीं आप ऑप्शन नंबर सी को लगाएं, द डिज़र्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 hours बिफोर बीइंग सर्व्ड। नहीं, सेट का मतलब क्या है, यहाँ इसका सेट करने से संबंधित है, तो इस रूप से आप इसको सही ऑप्शन के तौर पे सी को माने, द डिज़र्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 hours बिफोर बीइंग सर्व्ड। क्लियर, इस रूप से आप इसको सही ऑप्शन के तौर पे 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी को ही आप टिक लगाएं, यही ऑप्शन सही तौर पे सही है। तो इस रूप से अभी आपने देखा क्या कि इसका जो एक्सट्रैक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, इसका आज ये लास्ट क्वेश्चन था। नहीं, अब इसके बाद जो भी कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सारे अब आपके 40 to 50 वर्ड्स के रूप में देने हैं, और उसके अलावा की जब मैं बात करूं तो इसके 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं, 7 नंबर में किसी 2 का आंसर देने हैं, 3 में से किसी 2 का, और 8 नंबर में जब चलें तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में इसका आंसर देने हैं। अब जहाँ तक की बात को 9 नंबर क्वेश्चन की, तो उसमें आप देख रहे हैं कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, इसी से संबंधित आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आपको यहाँ दिखाई दिया। और इस रूप से अभी मैंने आपको एक्सट्रैक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस था उसकी चर्चा मैंने अभी किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सकें। थैंक्स अ लॉट।